वेलकम स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड बायोलॉजी इजी वे में। हम लोगों ने कहा था कि हम लोग इस चैनल पे हम लोग हिंदी में भी वीडियो अपलोड करेंगे। तो हम लोग जो कि फोटोसिंथेसिस हम लोगों ने यहाँ पे अपलोड किया था इंग्लिश में, जिसके हम लोगों ने करीब 3 वीडियो अपलोड किए थे अभी तक, जिसमें से अभी उसकी 2 वीडियो और बाकी हैं। तो हम लोग वो भी अपलोड करेंगे, जिसमें उसकी हम लोग थाइलेकोइड और क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम डालेंगे। इसके साथ साथ में हम लोग 11th में भी कोशिश कर रहे हैं वहाँ से भी वीडियो अपलोड करने की। तो फोटोसिंथेसिस के हम लोग वहाँ अपलोड कर रहे हैं, जबकि 12th में हम लोग प्लांट रिप्रोडक्शन के हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हम लोग जैसे जैसे हम लोगों को टाइम मिलता जाएगा हम लोग उस पर वीडियो अपलोड करते जाएंगे। तो जिस प्रकार से डिमांड स्टूडेंट्स की आती है हम लोगों को उसी प्रकार से काम करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे आज हम लोग फोटोसिंथेसिस का हम लोग हिंदी में उसका वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, उसको स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है स्टार्ट करेंगे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण हमारे 11th में जो कि एनसीईआरटी बुक लागू हो चुकी है, चाहे वो हमारा आरबीएसई बोर्ड हो या फिर हमारा कोई भी अदर जो स्टेट बोर्ड हो या फिर हम लोग देखें तो हमारा सीबीएसई बोर्ड हो, सभी में लगभग बुक में सिलेबस सेम चलता है। तो हम लोग देखेंगे हमारी पादप कायिकी यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी की जो यूनिट है उसी में से एक चैप्टर है हमारा उच्चतर पादपों में प्रकाश संश्लेषण, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो जो प्रकाश संश्लेषण है उसको समझना चाहें और एक स्टैंडर्ड परिभाषा हम लोग कहते हैं कि वही हम लोग इसकी परिभाषा यानी प्रकाश संश्लेषण को हम लोग किस प्रकार से परिभाषित करें, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे। तो हम लोग बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्मा शोषी और एक उपचय प्रक्रम है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण एक जो ऊष्मा शोषी और उपचय प्रक्रम है, तो इसका मतलब क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे इन दोनों वर्डों का मतलब हम लोग थोड़ा बहुत 10th में देख के आए हैं, जहाँ हम लोगों ने पिछली क्लासों में इनके बारे में पढ़ा है कि कई प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। ऊष्मा शोषी होती है, एक ऊष्मा सेपी होती है, एक उपचय प्रक्रिया होती है, एक अपचय प्रक्रिया होती है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो उपचय प्रक्रिया होती है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, किसी बड़े मॉलिक्यूल्स को हम लोग छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं या छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को बना करके कोई बड़ा मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, जहाँ हमें एनर्जी की आवश्यकता हो, जहाँ हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, वहाँ हम लोग इस प्रक्रिया को बताते हैं कि ऊष्मा शोषी, जहाँ पे शोषण किया जाए ऊर्जा का, साथ साथ में उपचय प्रक्रम, जहाँ पे हमें एनर्जी की यानी ऊर्जा की आवश्यकता हो उस प्रक्रिया को करने के लिए। तो हम लोग इसके लिए ये कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण एक, ये बताने के लिए कि हम लोग इसमें ये जानकारी दे सके कि प्रकाश संश्लेषण एक जो है ऊष्मा शोषी एवं उपचय प्रक्रम है। ठीक है, उपचय प्रक्रम है। तो हम लोग ये तो इसकी परिभाषा बता रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्मा शोषी एवं उपचय प्रक्रम है। हमें जोर यहाँ रखना पड़ेगा इन 2 बातों पे, ऊष्मा शोषी और उपचय पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हम लोगों को इंग्लिश में भी पता होना चाहिए थोड़ा बहुत कि इनको क्या कहते हैं। ऊष्मा शोषी को हम लोग बोलते हैं जो है एंडोथर्मिक, जबकि उपचय को हम लोग बोलते हैं एनाबोलिक। जब हम लोग पादप श्वसन पढ़ेंगे, प्लांट रेस्पिरेशंस, तो उसमें मैं आप लोगों को भी उसकी भी परिभाषा बताऊंगा। तो हम लोगों को यहीं पे याद रखना चाहिए कि यदि प्रकाश संश्लेषण ऊष्मा शोषी और उपचय प्रक्रम है तो जरूर दूसरा वाला ऊष्मा सेपी और अपचय प्रक्रम होगा। ये निर्धारित है, ये पूर्व निर्धारित हम लोग पहले से बता रहे हैं। हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में क्या क्या चीजें वो बताता है और किस प्रकार से इसको डिफाइन करेगा। तो जितने भी वीडियो हमारे हिंदी मीडियम के लिए आएंगे बच्चों के लिए, उसमें हम लोग देखेंगे कि स्टार्टिंग हम लोग कहाँ से करेंगे। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा बता रहे हैं, जैसा कि हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा हम लोग कोशिश करेंगे कि क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम यानी कि उसका थोड़ा बहुत हम लोग डायग्राम देखेंगे, साथ में हम लोग थाइलेकोइड का डायग्राम देखेंगे, और यहीं से हम लोग थोड़ा सा इसको आगे करते हुए हम लोग चक्रीय अभिक्रिया, अचक्रीय अभिक्रिया या फिर हम लोग पहले अंतर कर लेंगे इनके अंदर। बाकी पीछे बचे हुए जो भी शब्द हैं, चाहे वो क्वांटासोम हो या फिर जल का प्रकाशिक अपघटन हो या फिर एंगलमान का जो है एक्शन स्पेक्ट्रम जो कि उन्होंने स्पाइरोगायरा पे किया था, हम लोग उसको भी देख लेंगे, नोट कर लेंगे। तो जो भी हम लोग जो करते जाएंगे, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम लोग इसको नोट करते जाएं ताकि हम लोगों को ये चीज़ें याद रहें। काफ़ी कुछ चीज़ें जो रहेंगी इसके अंदर वो बुक से थोड़ा सा डिफर हो जाएगी, अलग हो जाएगी, थोड़ा डिटेल में चली जाएगी।
तो हम लोग उसको भी ध्यान रखेंगे कि क्या क्या डिटेल में जा रहा है, तो हम लोगों को समझना पड़ेगा इन चीज़ों को। तो सबसे पहले यदि हम लोग पता लगाएं कि प्रकाश संश्लेषण जो है हमारा जो चैप्टर है ये हमारे पादप कायरकी के अंदर आ रहा है, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्लांट फिजियोलॉजी बोलते हैं। तो यदि हम लोग जनक की बात करें, यानी कि फादर हम लोग बताएं या फाउंडर हम लोग बताएं, तो हम लोग कहेंगे कि जो पादप कायरकी का वर्ल्ड वाइड यानी कि विश्व की जो जनक है वो है स्टीफन हेल, जिनको हम लोग स्टीफन हेल्स के नाम से भी जानते हैं, जिनका ज़्यादा नहीं लेकिन एक स्टेटमेंट दिया जाता है। तो हम लोग उसको जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण का तो उसमें हम लोग बताएंगे कि क्या है। ठीक है। सेकंड है, हमें इंडियन का भी पता रहना चाहिए कि भारतीय पादप कायरकी की जो पिता हैं उनका नाम है जगदीश चंद्र बोस। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि यदि पादप कायरकी के पिता की बात की जाए यानी कि जनक की बात की जाए, पहले हम लोग बात याद रखेंगे कि वर्ल्ड वाइड बात की जा रही है, फिर हम लोग जो है इंडियन की बात कर लेंगे, इंडियन फादर्स की। तो यदि पादप कायरकी के जनक की बात करेंगे तो वो रहेंगे हमारे स्टीफन हेल्स रहेंगे। ठीक है। और यदि भारतीय पादप कायरकी के जनक की बात की जाए, यदि हम लोग इसमें थोड़ा सा और मेंशन कर दें, यहाँ पे हम लोग ये कहें कि भाई भारतीय पादप कायरकी का जनक कौन है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जगदीश चंद्र बोस को बताएंगे, जिन्होंने हमारे यानी कि जैव भौतिकी की नींव रखी है भारत के अंदर। जगदीश चंद्र बोस, जिसको लिए हम लोग क्या मेंशन कर सकते हैं, जेसी बोस भी मेंशन कर सकते हैं, जो कि जैव भौतिकी के पिता हैं। चलिए, तो ये तो थोड़ा बहुत हम लोगों को एडिशनल जानकारी मिल गई यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे ज़्यादा स्टेटमेंट वगैरह नहीं बता रहे हैं किसी साइंटिस्ट का, हम लोग क्योंकि स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस चीज़ को हम लोग पढ़ते जाएँ, अच्छी तरीके से समझते हुए जाएँ। तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण जो हो रहा है या जो की जा रही है एक बहुत ही विशिष्टकारी प्रक्रिया है, जो कि प्लांट के अंदर होती है, ग्रीन पादपों में यानी जिसको हम लोग बोलते हैं हरे पादपों के द्वारा की जाती है, साइनोबैक्टीरिया भी द्वारा भी की जाती है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं शैवालों के द्वारा भी की जाती है, बहुत सारी जो हैं उनके द्वारा की जाती है, चाहे कई सारे बैक्टीरिया, चाहे वो अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया हैं उनके द्वारा भी की जाती है ये। तो जो प्रकाश संश्लेषण का मेन उद्देश्य जो है करने का वो यही होता है कि जो पादप हैं अपने लिए खुद के लिए भोजन का निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन उस प्रक्रिया के दौरान वो ऑक्सीजन का भी उत्पादन कर देते हैं और वो ऑक्सीजन हमारे लिए जीवनदायी गैस है, इस प्रकार से हमें वो मिल जाती है। तो हम लोग दो रिएक्शन देख लेते हैं यहाँ पे, एक तो बेसिक रिएक्शन देखेंगे इसकी, साथ साथ में हम लोग इसकी जो ट्रेडिशनल रिएक्शन है, अभिक्रिया है, वो भी हम लोग देखते जाएंगे। तो क्यों ना हम लोग पहले ट्रेडिशनल रिएक्शन देखें ताकि उससे हम लोग बेसिक रिएक्शन निकाल पाएँ। तो हमें पता चलेगा कि जब यदि हम लोग 6 कार्बन डाइऑक्साइड लें, साथ में 12 अणु लें वाटर के, यानी कि 12 मॉलिक्यूल्स लें वाटर के, और साथ साथ में हमारे पास में क्या रहना चाहिए, सूर्य का प्रकाश रहना चाहिए। ये रिएक्शन हम लोग अच्छी तरीके से, जैसे मैं कई बार बच्चों को मजाक में कहता हूँ कि ये रिएक्शन वो बच्चा भी बता सकता है जो पैदा ही नहीं हुआ, ऐसा हम लोग मजाक करते हैं कई बार, क्योंकि काफ़ी टाइम से चली आ रही है। तो जो चीज़ हम लोग पहले से, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 6th क्लास में भी आती है या फिर जहाँ कहीं पे भी प्रकाश संश्लेषण के बारे में आता है तो सबसे पहले यही रिएक्शन बताई जाती है। साथ साथ में हमारे यहाँ पे क्लोरोफिल रहेगा, तो हम लोग क्लोरोफिल के बारे में भी आगे चर्चा करेंगे कि क्लोरोफिल जो हमारा वर्णक है, पिगमेंट है, जो कि मुख्य वर्णक होता है क्लोरोफिल, उसके बारे में भी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे यहाँ पे। साथ में हम लोग देखेंगे यहाँ पे हमें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो जाता है, तो साथ साथ में हमको ऑक्सीजन मिल जाती है और साथ साथ में यहाँ पे वाटर भी मिल जाता है। तो ये तो है वो मेन रिएक्शन जो कि प्लांट क्या करता है कि हम लोग इसको पढ़ते हैं, शुरुआत से पढ़ते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हमें ये रिएक्शन संतुलित ही करनी आनी चाहिए या संतुलित ही लिखनी चाहिए, बस ये है कि सर ऐसे ही लिखी जा रही है, काफ़ी टाइम से ऐसे लिखी जा रही है, तो हम लोग इसको ऐसे मेंशन कर रहे हैं। अब जो हम लोग बेसिक रिएक्शन लिखेंगे वो जरूरी है कि वो बेसिक रिएक्शन हम लोग किस प्रकार से बना पाते हैं, उसके बिना हम लोग नहीं देखेंगे। तो हम लोग क्या देखें, हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए बेसिक रिएक्शन के लिए, तो हम लोगों ने लिखा कि भाई हमें सबसे पहले एक तो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होगी, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, हमें जल की आवश्यकता होगी, ये भी बात सही है। तीसरी बात, हमें यहाँ पे सूर्य का प्रकाश चाहिए, ये बात भी सही है, ये लीजिए हम लोगों ने ये भी लिया। साथ साथ में हमें, क्योंकि क्लोरोफिल हम लोग बोल रहे हैं कि हरे पादपों के अंदर पाया जाता है, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि हमें हरे पादप की आवश्यकता होगी। चलिए, अब हम लोग यहाँ मेंशन नहीं करेंगे, इसका मतलब हमें क्या चाहिए, इसका मतलब कि हमें 4 जो कंपोनेंट हैं, 4 तत्व हैं, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, हमें जल चाहिए, हमें सूर्य का प्रकाश चाहिए, हमें हरे पादप चाहिए। तब जाकर हम लोग किसका निर्माण करेंगे,
तब जाकर के हम लोग जो पादप अपने लिए भोजन बना रहा है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, उसका निर्माण करेंगे। तो हम लोग यहाँ मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे है हमारे जो है, आप 11th में कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिएगा, ये हमें मिल जाएगा। साथ में हमें क्या मिल जाएगा, हमें साथ में वापस से ऑक्सीजन मिल जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे, और साथ में हमें जल भी मिल जाएगा। चलिए, जल भी मिल जाएगा। तो हम लोग जैसे जैसे आगे इन चैप्टरों को करते जाएंगे, इस चैप्टर को करते जाएंगे, इस पर टॉपिक बनाते जाएंगे, तो हम लोग देखेंगे, जैसे मान लीजिए जो ऊपर वाली रिएक्शन आ रही है हमारी, जो ट्रेडिशनल रिएक्शन या मेन रिएक्शन भी आ रही है, तो आप लोग देखेंगे कि इस रिएक्शन में हम लोगों ने ये भी शो किया है, क्या क्या शो किया है हम लोगों ने, कि अगर आप ध्यान से देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, साथ में जल भी है, तब जाके हमारा कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन हमें मिलता है। तो हम लोगों ने पहले ही बता दिया कि पादप जो है अपने भोजन यानी कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करने के लिए ही ये प्रक्रिया कर रहा है। उसको कोई लेना देना नहीं है कि मनुष्यों को ऑक्सीजन मिल रही है या एनिमल्स को मिल रही है, नहीं मिल रही है, खत्म, नहीं जरूरत है। लेकिन यहाँ पे फिर ये क्या है, तो इसका मतलब हुआ ये एक व्यर्थ उत्पाद है, वेस्ट प्रोडक्ट है उसके लिए, प्लांट के लिए, लेकिन हमारे लिए तो ये जीवनदायी है। इसके लिए हम लोग बोलते हैं ना कि ये हमारी लाइफ फॉर्म्स है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कई सारे साइंटिस्ट आएंगे, हिस्ट्री के अंदर हम लोग देखेंगे। तो आप यदि ध्यान से इस रिएक्शन को देखें, जहाँ पे हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड के 6 यानी कि 6 अणु लिए हैं, जल के 12 अणु लिए हैं, तो हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट मिल गया, साथ में हम लोगों को ऑक्सीजन के 6 अणु मिल गए, जल के 6 अणु मिल गए। तो हम लोग अगर इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि कुछ साइंटिस्ट आएंगे बाद में आकर के, जो ये कहेंगे कि ये जो ऑक्सीजन हमें मिली है, ये ऑक्सीजन कहाँ से आई है, क्योंकि हमारे पास में तो 2 ही पदार्थ थे जिनकी रिएक्शन करवा करके हम लोग चीज़ें प्राप्त कर रहे हैं। तो या तो हो सकता है कि हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड से आएगी ये ऑक्सीजन, या ये हो सकता है कि हमारे पास जल से आएगी ऑक्सीजन, दोनों में है ऑक्सीजन। तो इसका पता लगाने के लिए अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, और उन एक्सपेरिमेंटों के थ्रू इसको सिद्ध करने की कोशिश की, चाहे वो वॉन नेल हो या फिर रॉबर्ट हिल हो। ये जो सबसे ज़्यादा प्रामाणिक जो काम हम देखेंगे कि इसके अंदर किया, वो रूबेन, कामेन और हसिद की द्वारा किया गया। 3 साइंटिस्ट हैं अलग अलग, जो ये सिद्ध करेंगे कि ये जो ऑक्सीजन आती है ये हमेशा कहाँ से आएगी, ये हमेशा जल से आएगी। तो वो हम लोग देखेंगे कैसे करेंगे, कि वो आप लोग देखेंगे जो समावेवी होते हैं, जिनका परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है, हम लोग उसके लिए भी बात करेंगे। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए, तो एक जगह हम लोग मान रहे हैं कि उदाहरण समझने के लिए हम लोग देख लेते हैं, आप लोग को इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम लोग आगे की प्रोसेस को हम लोग कर पाएँ आसानी से। चलिए मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए धन्यवाद, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको मिटा देता हूं, और हम लोग इसी रिएक्शन से थोड़ा, क्योंकि ये इसलिए जरूरी है ताकि हमें पहले से पता रहे, ताकि हमें ये बोलना नहीं पड़े बार बार कि जो प्रकाश संश्लेषण के अंदर ऑक्सीजन आती है वो जल से आती है, जल से प्राप्त होती है। इसका समर्थन भी किया गया है, इसको सिद्ध भी किया गया है, और कुछ वैज्ञानिकों ने इससे पहले ये सिद्ध किया था, ये बताने की कोशिश की थी कि जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आ रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से आ रही है। तो वो हमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है बताने की कि वो कैसे किया गया। तो हम लोग यहाँ देखने की कोशिश करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को रूबेन, कामेन और हसिद का एक थोड़ा सा वक्तव्य या स्टेटमेंट बता देता हूँ, तो थोड़ा सा ठीक रहेगा, जिससे हमें पहले से पता रहेगा यहाँ पे, नहीं तो हम लोग फिर बाद में इसको हम लोग वापस भी रिपीट करेंगे जब हम लोग हिस्ट्री बताएंगे तब, तो हमें वहाँ फिर ज़्यादा डिटेल नहीं करना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें जो ऑक्सीजन है वो हमने 18 का लिया है। कितने का लिया है? 18 का हम लोगों ने ऑक्सीजन लिया है। और जो जल है इसके अंदर जो ऑक्सीजन लिया गया है वो 16 वाला ऑक्सीजन लिया गया है। तो सीधी सी एक बात है, हमें वहाँ पे उत्पाद में हमें सिर्फ ऑक्सीजन देखना है, बाकी हमें किसी से कोई मतलब नहीं। तो यदि उत्पाद के अंदर जो ऑक्सीजन है वो या तो 18 का आया, 18 ऑक्सीजन जो परमाणु भार वाला हमें मिला, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि वो जरूर कार्बन डाइऑक्साइड से आया है। और यदि 16 वाला मिला तो हमें पता चल जाएगा कि वो कहाँ से आया है, हमारे जल से आया। हम लोग समझने के लिए बता रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जो ऑक्सीजन लिया वो 16 वाला लिया, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन जो H2O में लिया, जल में लिया वो 18 वाला, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। हमें तो हमारे उत्पाद से मतलब, उत्पाद में जो ऑक्सीजन है उससे मतलब है कि वो ऑक्सीजन कौन सा वाला समावेवी आया। मान लो हम लोग उदाहरण देते हैं, जैसा कि रूबेन, कामेन और हसिद पहले से बता रहा है कि जो ऑक्सीजन आएगा वो हमारा जल से आएगा, तो जल में हमारा जो है वो 16 वाला है। तो ये जो रिएक्शन हम लोगों ने अब बना दी, ये रूबेन, कामेन और हसिद ने प्रूव की थी। ठीक है, चलिए
तो हम लोगों ने देखा कि रूबेन कामेल और हसिद और भी 2-3 साइंटिस्ट हैं, चाहे रॉबर्ट हिल हो या फिर चाहे आप लोग जो हैं वॉन नेल की बात कर दो, तो उन्होंने भी कई चीज़ें बताई हैं, कहीं कहीं जगह कन्फर्मेशन दिए हैं। तो लेकिन सबसे अच्छा काम जो समावेवी को लेकर के यानी आइसोटॉप्स को लेकर के जो किया है वो रूबेन कामेल और हसिद का है। चलिए, तो अब हम लोग आगे चलते हैं और थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट का हम लोग क्या समझेंगे, डायग्राम समझेंगे। या उससे पहले थोड़ा सा हम लोग 1-2 शब्द समझ लेंगे कि प्रकाश संश्लेषण कौन से प्रकार के प्रकाश में सबसे ज़्यादा होता है, कौन से प्रकार के प्रकाश में सबसे कम होता है। आइए हम लोग उसको देखते हैं। आइए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये पता लगाने के लिए कि प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा कौन से प्रकाश में होता है, तो यहाँ पे एक क्या किया गया, एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंगलमान। तो ये जो साइंटिस्ट हैं एंगलमान, ये एक प्रयोग कर रहे हैं। ये क्या प्रयोग कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो एक्शन स्पेक्ट्रम है, एक स्पेक्ट्रम बनता है लाइट का, तो ये क्या कहते हैं कि एक्शन स्पेक्ट्रम है जो स्पाइरोगायरा, यानी स्पाइरोगायरा पर एक्शन स्पेक्ट्रम का प्रयोग, इनका ऐसे नाम है, उसकी हेडिंग है ये। तो हम लोग देख लेते हैं क्या है वो। तो इनका क्या था, इनका है स्पाइरो, जो स्पाइरोगायरा है, स्पाइरोगायरा पर एक्शन, स्पाइरोगायरा पर एक्शन स्पेक्ट्रम का प्रयोग। ठीक है, चलिए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा हम लोग, जिससे ये क्या निष्कर्ष निकालेंगे, जिससे ये जो हमारे एंगलमान है ये निष्कर्ष निकालेंगे कि कौन से प्रकार के प्रकाश में हमारा जो है प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ इस एक्सपेरिमेंट या इस प्रयोग पर आने से पहले हम लोग क्या देखते हैं, थोड़ा सा ये देखते हैं कि वास्तव में कौन से प्रकाश की बात की जा रही है। यहाँ पे बहुत सारे प्रकाश होते हैं, जैसे एक्सरे होता है, और जैसे हम लोग बोलते हैं पराबैंगनी रे यानी अल्ट्रावायलेट रे होती है, माइक्रोवेव होती है, रेडियो वेव्स होती है ना, या फिर हम लोग बोलते हैं दर्शीय प्रकाश। हम लोग यहाँ पे किसकी बात करेंगे, घुमा फिरा करके हम लोग एक ही बात करेंगे और वो रहेगा दर्शीय प्रकाश की। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि जो दर्शीय प्रकाश होता है, इसके बारे में हमें थोड़ा बहुत तो पता है, थोड़ा बहुत हम लोग और जान लेते हैं। जो दर्शीय प्रकाश होता है, ये दर्शीय प्रकाश क्या करता है कि इस दर्शीय प्रकाश को, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं विजिबल लाइट, है ना, तो जो ये दर्शीय प्रकाश है, इस दर्शीय प्रकाश को हम लोग क्या करते हैं, 7 भागों में बांट देते हैं। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि जो सफ़ेद प्रकाश या श्वेत प्रकाश होता है उसमें 7 रंग होते हैं। ठीक है, यानी कि या तो 2 ही प्रकार की घटनाएं होंगी, या तो कोई सफ़ेद रंग होगा या फिर कोई काला रंग होगा, बस। इसके अलावा कोई रंग हम लोग बात करते भी नहीं है, ना होता है ना करते हैं, बाकी सारी घटनाएं होती हैं बस। तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, जो 7 रंग हैं हम लोग उसको बताने की कोशिश करेंगे कि वो 7 रंग जो है कौन कौन से वो 7 रंग है जो बताए जा रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए, उसको याद रखने के लिए हिंदी में भी बच्चों के द्वारा कई शॉर्ट ट्रिक्स बनाई जाती है, इंग्लिश में भी बनाई जाती है, तो इंग्लिश में थोड़ा सा आसानी से याद हो जाता है वो। तो हमें तो सिर्फ क्या एक शब्द याद रखना पड़ेगा, और वो शब्द क्या रहेगा, विबग्योर, विबग्योर। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे विबग्योर के अंदर हमारे 7 के 7 रंग आ जाएंगे। तो कौन कौन से वो रंग हैं, शायद स्क्रीन पे कुछ थोड़ा बहुत फोकस पड़ रहा है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, मैं थोड़ा डार्क लिख रहा हूँ इसको ताकि आप लोगों को दिख जाए वो। तो हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए पहला हमारा है, ये चौथा हो गया है, ये 5वां हो गया है, 6ठा हो गया है, ये 7वां हो गया। यदि हम लोग समझेंगे इस प्रयोग को भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये तो समझें कि दर्शीय प्रकाश के अंदर कौन कौन से रंग हैं जिसको यूज किया जा रहा है। तो हम लोग पहला देखते हैं। तो पहला है हमारा वॉयलेट, जिसको हम लोग बोलेंगे बैंगनी, यानी कि पहला हमारा बैंगनी कलर को यूज किया जाएगा इसके अंदर। दूसरा है इंडिगो, तो इंडिगो को हम लोग इंडिगो ही यूज करते हैं। और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि इंडिगो और जो मेहंदी होती है, इन दोनों को मिलाया जाता है, मिक्सचर बनाया जाता है, जो नेचुरली जो होता है कलर के रूप में यूज किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है नेचुरल कलर के रूप में, बालों पर लगाने के लिए यूज किया जाता है। चलिए, ये तो छोटी मोटी बात है। ये है हमारा ब्लू, यानी कि नीला, और इंडिगो को नील के से भी रिजेंबल किया जाता है, मतलब ऐसा बताया जाता है कि इसका थोड़ा बहुत नील से भी कलर मिलता है। ये है हमारा ग्रीन, यानी कि हरा, ये है हमारा येलो पीला, ये है हमारा ऑरेंज यानी कि नारंगी, और लास्ट हमारा है रेड यानी कि लाल रंग। तो ये हैं वो 7 कलर जिसके बारे में हमें बताया जाता है ना। तो
तो इसका आप लोग हिंदी में भी शॉर्ट ट्रिक याद रखते हैं, कई बार ऐसे कहते हैं बेनी ही पिनाल, ऐसे हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। फर्स्ट जो शब्द है इससे हम लोग याद रखते हैं बेनी ही पिनाल, ऐसे हम लोग बोलते हैं पिनाला, इसको ऐसे बोलते हैं, और इंग्लिश में विबग्योर के लिए जाना जाता है। तो ये तो बात ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि कितनी इसकी रेंज रहती है, मतलब कितना इसके कितने नैनोमीटर से कितने नैनोमीटर के बीच में इसकी आवृत्ति रहती है, हम लोग वो बताते हैं, फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उसके लिए भी यहाँ पे एक शब्द पूछा जाता है, कई बार जिसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पार। तो कई बार पूछा जाता है कि पार की फुल फॉर्म बताइए, तो पार की जो फुल फॉर्म है वो हम लोग लिख देते हैं, इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, या हिंदी में बात करेंगे तो प्रकाश सक्रिय विकिरण। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको क्या लिखेंगे। हम लोग इसको लिखेंगे प्रकाश सक्रिय विकिरण। चलिए प्रकाश सक्रिय विकिरण, और इसकी रेंज कितनी रहती है, तो इसकी रेंज रहती है 400 से लगा करके 700 नैनोमीटर। यानी कि अगर बैंगनी कलर से लगा करके रेड कलर तक यानी लाल रंग तक हम लोग जाएंगे तो इसकी रेंज रहेगी 400 से 700 नैनोमीटर। कई बार एग्जामों में ये चीज़ पूछ ली जाती है कि एक तो पार की फुल फॉर्म क्या होती है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंग्लिश में कम से कम यूज करूँ, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ठीक है। तो पार की ये रेंज है, प्रकाश सक्रिय विकिरण जो है हम लोगों ने ऐसे कहा है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि इसके बाद मैं आप लोगों को ये स्पाइरो गायरा का समझा सकूं कि एक्शन स्पेक्ट्रम का प्रयोग क्या था। अब आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा जब हम लोग प्रयोग समझेंगे, ताकि हम लोग ये समझ गए हैं कि दृश्य प्रकाश कौन सा है, उसमें कौन कौन सी लाइट आ रही है या कौन कौन सा रंग आ रहा है, हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए मैं थोड़ा सा फिर से साइड में हो जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मुझे आशा है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो या फिर लिख लिया होगा, जैसा भी आप लोग कर रहे हैं। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इस प्रयोग को समझने की कोशिश करते हैं कि प्रयोग क्या है। तो हम लोग इधर ही यहीं पे नोट कर देते हैं इस प्रयोग को भी। तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारा साइंटिस्ट है एंगलमान है, उसने क्या किया है, उसने स्पाइरो गायरा जो कि हम लोग कहेंगे इसको क्या किया, एक 7 अलग अलग कोष्ठक बनाए गए, यानी कि चैम्बर बनाए गए, अलग अलग चैम्बर बनाए गए, और इन चैम्बर के अंदर उसने स्पाइरो गायरा को डाल दिया। क्योंकि स्पाइरो गायरा फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण करता है, तो एक कंफर्म हो जाएगा कि स्पाइरो गायरा जो है, तो यदि ये मान लीजिए इसमें भी डाल दिया हम लोगों ने, स्पाइरो गायरा डाल दिया अलग अलग, और हर चैम्बर के अंदर अलग अलग प्रकार का प्रकाश दिया गया दृश्य प्रकाश में से, जिसके अंदर संख्या बढ़ जाएगी, जिस चैम्बर यानी कि जिस कोष्ठक के अंदर संख्या बढ़ जाएगी, पता चल जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण उसी लाइट में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वो एकदम समान मात्रा में और समान आवृत्ति की लाइट दे रहा है। जितनी देर तक वो बैंगनी प्रकाश दे रहा है उतनी देर तक वो लाल प्रकाश दे रहा है, तो उससे कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ क्या देखा जाएगा कि यहाँ ये देखा जाएगा, रिजल्ट के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो रिजल्ट में ये देखा जाएगा कि जो लाल प्रकाश है इसके अंदर सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है स्पाइरो गायरा की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सबसे पहले हमारा रहेगा यानी कि रेड यानी कि लाल प्रकाश, इसमें प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद में हमारा रहेगा ब्लू प्रकाश यानी कि हमारा नीला प्रकाश, तो इसमें थोड़ी और वृद्धि होगी, इतनी वृद्धि इसमें भी हो जाती है। तो हमारा दूसरा आ जाएगा नीला प्रकाश, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। और जो हमारा तीसरा रहेगा वो रहेगा हमारा हरा प्रकाश, ये लीजिए, ये है हमारी जो है हरे प्रकाश में, ये है हमारा हरा प्रकाश। तो हम लोगों को ये देखिए ऊपर भी एक शॉर्ट ट्रिक मिल गई आरबीजी से, नीचे हम लोगों को ये मिल गया कि कौन सी प्रकार के प्रकाश में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है। तो हम लोगों ने पता लगाया कि जो लाल प्रकाश होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है, जो नीला प्रकाश है उसमें थोड़ा उससे कम होता है, और हरे प्रकाश में और भी कम होता है। बाकी जो बचे हुए हैं, चाहे वो बैंगनी हो, इंडिगो हो, या फिर पीला हो या नारंगी हो, इनमें बहुत कम हो रहा है, यानी इनसे बहुत कम हो रहा है इनकी तुलना में, इसलिए हम लोग उनकी बातें ही नहीं करते। हम लोग ये 3 ही प्रकाश के आसपास घूमते हैं। तो हम लोग देखेंगे इन 3 प्रकाश की हम लोग
यानी कि लाइट की हम लोग कई जगह बात करेंगे, चाहे वो अवशोषण के लिए बात कर रहे हूँ या वाष्पोत्सर्जन के लिए बात कर रहे हो, तो वहाँ पे भी हम लोग इसको बात बताएंगे। चलिए, तो ये है एंगलमान का प्रयोग, जो कि एक्शन स्पेक्ट्रम का प्रयोग है, जो उन्होंने स्पायरोगायरा पे किया है। और उससे उन्होंने निष्कर्ष ये निकाला, ये जो साइड वाला लिखा है हम लोगों ने बॉक्स में, ये निष्कर्ष है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो लाल प्रकाश है इसमें प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा हो रहा है, जो नीला प्रकाश है उसमें कम हो रहा है, और जो हरा प्रकाश है उसमें सबसे कम हो रहा है। चलिए, यहाँ तक भी बात समझ में आ गई हमें। आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, ताकि आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगी। अब हम लोग जो अगला टॉपिक रहेगा हमारा, इसी के अंदर हम लोग उसको भी देखते हैं। आइए, तो ले लिया आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट। अब हम लोग क्या करते हैं, अब लोग हमारा जो अगला है, हम लोगों ने कहा ना हम लोग थोड़ा थोड़ा इसको करते जाएंगे, ताकि हम लोगों को चीज़ें समझ में आती जाएँ, धीरे धीरे कर करके आराम से हम लोग चीज़ों को कवर करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जो है हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में, थोड़ा सा तो क्या है, थोड़ा सा तो कोई मात्रा नहीं है, जितना हम लोग समझ सकें। स्क्रीन पे देखिए, शायद बोर्ड पे कुछ फॉक्स गिर रहा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ मैं नहीं लिखने की कोशिश करूँ, तो ताकि मुझे आइडिया लग जाएगा कि मुझे यहाँ नहीं लिखना है, ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं आए समझने में। चलिए, तो इसको थोड़ा, तो इसको मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को यहाँ मैं ना लिखूँ, ताकि आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी दिखाई ना दे। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो मैंने राउंड बनाया है, सर्कल बनाया है, ये इसलिए बनाया है ताकि यहाँ पे फॉक्स गिर रहा है लाइट से, ताकि आप लोगों को कुछ समस्या नहीं है समझने में यहाँ पे। नहीं तो मैं यहाँ पे कोई वर्ड लिखूंगा, फिर से आप लोग कमेंट में लिख देंगे कि सर बीच में दिख नहीं रहा था, वहाँ कोई चीज़ नहीं दिख रही थी। तो कोशिश कीजिए आप लोग उसको जूम करके भी देख सकते हैं। चलिए, छोड़िए। तो अब हम लोग पहले तो हम लोग देखेंगे क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम देखेंगे। तो हम लोग, मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं बता पाऊँ क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम। तो हम लोग क्या करेंगे कि क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम देखने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग क्या करें, क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बनाएंगे। तो हम लोग क्लोरोप्लास्ट से बात करें तो हम लोग कहते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट का पृथक्करण है, सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट का जो पृथक्करण है, ये हमारे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रॉबर्ट हिल, उनके द्वारा किया गया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा कि जो क्लोरोप्लास्ट शब्द है, ये एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है सिम्पर नामक साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा दिया गया है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो याद रखिएगा, इस प्रकाश संश्लेषण के पाठ को या चैप्टर को सबसे मुख्य भाग जो है वो यही है, इसका बेसिक यही है कि क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम और थाइलेकोइड का डायग्राम यदि समझ में आ गया तो आगे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और ये दोनों डायग्राम हमें नहीं समझ में आए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बुक को थोड़ा सा देखिए, थोड़ा हम लोग डिटेल में जा रहे हैं, तो बुक को हम लोग थोड़ा सा उससे भी ऊपर जाएंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारा बेस बहुत अच्छा बने, ताकि हमारा काम आए वो। और हम लोग देखते भी हैं कि अधिकतर जो बुकें हैं, इंग्लिश मीडियम की बुकें मिल जाती हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अच्छी तरीके से बता दी जाती हैं। तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, हम लोग उसको समझते जाएंगे। तो हम लोग इन दोनों को समझ लेंगे। इससे पहले आप लोग एक चीज़ समझिए जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। आप लोग देखेंगे कि कई बार आप लोग क्या करेंगे कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में जब हम लोग इनके बारे में डिटेल में लिखेंगे या पॉइंट में बताऊंगा, तो आप लोग देखेंगे, मैं ये कहूँगा कि जो क्लोरोप्लास्ट की बाहरी झिल्ली है, जिसको हम लोग बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, जो क्लोरोप्लास्ट की बाहरी झिल्ली है वो होती है यूकैरियोटिक प्रकृति की, और जो क्लोरोप्लास्ट की आंतरिक झिल्ली है वो होती है प्रोकैरियोटिक प्रकृति की। तो जिन बच्चों को नहीं पता है प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक क्या होती है, तो बहुत सारे अंतर होते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ एक अंतर से याद रख लेंगे कि प्रोकैरियोटिक वह होता है जिसके अंदर क्या होता है 70S राइबोसोम प्रेजेंट हो, और यूकैरियोटिक वह होता है जिसमें 80S राइबोसोम प्रेजेंट हो। तो पहली बात तो ये बच्चे ये कहेंगे कि हाँ सर ठीक बात समझ में आ गई, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर तो 70S राइबोसोम यानी कि 70S राइबोसोम प्रेजेंट है, फिर इसकी बाहरी झिल्ली यूकैरियोटिक कैसी हो गई? ऐसा कैसे हो गया कि एक ही वो जो है हमारा कोशिका का अंगक है या सेल ऑर्गेनिल्स है, उसकी बाहरी झिल्ली तो अलग प्रकार की नेचर की और आंतरिक झिल्ली अलग प्रकार के नेचर की, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हुआ है प्रकृति में, दो के साथ ही हुआ है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ में हुआ है और एक हमारे क्लोरोप्लास्ट के साथ में हुआ। तो हम लोग देखेंगे कि जब इन कोशिका के अंगक की उत्पत्ति होती है, जब इन कोशिका के अंग की उत्पत्ति होती है तो उस समय क्या घटना होती है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया है, हम लोग ये मान रहे हैं कि ये खुद एक अकेली कोई जो है अलग से प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान काम कर रही थी शुरुआत में। चलिए हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो मैं प्रोसेस समझा रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए समझ रहे हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि क्लोरोप्लास्ट की जो बाहरी झिल्ली है उसकी प्रकृति कैसे बदल गई। तो हम लोग वो माइटोकॉन्ड्रिया पे भी लागू हो जाएगी वो चीज़, उसके बाद हम लोग इसका डायग्राम देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से हमें समझ में आएगी।
तो मान लीजिए मैं ब्लू मार्कर से शो कर देता हूँ कि ये कोई हमारी जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका है। ठीक है, ये हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका है जिसको हम लोगों ने मेंशन कर दिया यहाँ पे। तो हम लोगों ने ये ब्लू मार्कर से इसको शो कर दिया है, ये हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रेड मार्कर से शो कर देते हैं एक हमारी यूकैरियोटिक कोशिका है। तो ये हमारी यूकैरियोटिक कोशिका है। चलिए, ये हमारी यूकैरियोटिक कोशिका है। तो आप लोग क्या देखेंगे, ध्यान से इसको मत समझिएगा, यहाँ फॉक्स पड़ रहा है इसलिए मैंने ये बनाया हुआ है ना, तो ये कुछ भी नहीं है। ये इसको हम लोग नील बटा नील कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये कोई डायग्राम नहीं है, ये ऐसे ही है, नहीं तो आप लोग बच्चे क्या करेंगे, इसको भी काउंटिंग कर लेंगे। तो हम लोग क्या देखते हैं, ये हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ये हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका है। और ये प्रोकैरियोटिक कोशिका की बाहरी झिल्ली है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका की आंतरिक झिल्ली है। ठीक है, तो थोड़ा शॉर्ट में लिखने के लिए मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन का। और यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, ये यूकैरियोटिक कोशिका है। तो ये यूकैरियोटिक कोशिका है हमारी, ये हमारी यूकैरियोटिक कोशिका है। तो ये इसकी बाहरी झिल्ली, ठीक है, ये इसकी आंतरिक झिल्ली। अब ध्यान से आप एक चीज समझिएगा, यदि कोई प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो इसकी बाहरी झिल्ली भी प्रोकैरियोटिक प्रकृति की है, इसकी आंतरिक झिल्ली भी जो है वो प्रोकैरियोटिक प्रकृति की है। तो ये बात तो आपको कंफर्म आ गई। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे ये बात तो सही है कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका की बाहरी झिल्ली भी प्रोकैरियोटिक है, आंतरिक झिल्ली भी प्रोकैरियोटिक है। लेकिन जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिका है उसकी बाहरी झिल्ली भी यूकैरियोटिक प्रकृति की है, आंतरिक झिल्ली भी यूकैरियोटिक प्रकृति की है। ठीक है, बात समझ में आई। लेकिन जो इसका ध्रुव पदार्थ है, जिसको हम लोग समझेंगे अभी क्या क्या बोलते हैं, अलग अलग शब्द यूज करता है, चाहे वो साइटोप्लाज्म हो या फिर वो साइटोसोल हो या फिर प्रोटोप्लाज्म हो या फिर प्रोटोप्लास्ट हो, जिनकी हिंदी में भी हम लोग नाम मेंशन करेंगे, जीव द्रव्य वगैरह क्या होते हैं, ये शब्दों में घुमाने की कोशिश करेगा हम लोगों को, उसको भी अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो हमें यहाँ समझना है कि चाहे वो यूकैरियोटिक कोशिका का ध्रुव पदार्थ है या फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका का ध्रुव पदार्थ है, वो भी उसी नेचर का है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब अगर मान लीजिए कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका इसके यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाती है, इसके अंदर प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो कर गई प्रवेश, हम लोग मान लेते हैं। चलिए, मान लीजिए हम लोगों ने कहा कि भाई अंदर प्रवेश कर जाती है, तो इसको हम लोग अंदर प्रवेश करवा देते हैं। ये लीजिए, तो हम लोगों ने इसको अंदर प्रवेश करवा दिया, ये आ गई कोशिका, ये आ गई। तो ये इसकी बाहरी झिल्ली, ये इसकी आंतरिक झिल्ली। ठीक है, चलिए, और ये कोशिका कौन सी है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब देखिए आप लोग ध्यान से, अगर आप लोग देखोगे कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसकी बाहरी झिल्ली जो है वो यूकैरियोटिक कोशिका के ध्रुव पदार्थ के संपर्क में आ रही है ना। तो ध्रुव पदार्थ के संपर्क में आ रही है तो जरूर हो नहीं हो वो क्या होगा, उसका संपर्क आएगा, और संपर्क आता ही तो सीधी सी बात है कि उसमें उसका कुछ नीचे रहेगा। अब इसको सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लो मेरा हाथ दिख रहा है आप लोगों को, ये हाथ अभी सिंपल साख है, नॉर्मल है, हम लोगों का जैसा हाथ होता है हम लोग वैसे ही रखते हैं। मान लीजिए कोई खीर बनाई गई है ना, और उस खीर को हम लोग लेके आए, भगोने में रखी हुई खीर। हम लोगों ने क्या किया कि खाने तो हैं हम लोग खीर, लेकिन भगोना ज़्यादा, तो मैंने ये चेक करने के लिए कि भाई मेरा हाथ में कितनी खीर है, तो मैंने उसमें मेरा हाथ डुबो दिया खीर के अंदर। गर्म नहीं है भाई, ये ध्यान रखना, ऐसा वो पता चला गर्म है तो जल जाएगा हाथ, वैसे ही जला हुआ है हाथ में, थोड़ा सा 2-3 दिन पहले घटना हो गई। तो ये हाथ जब मैंने उस खीर में दिया और वापस निकाला तो देखा कि मैंने मेरे हाथ पे देखा खीर लग गई। पहला स्टेटमेंट जो हम लोग पहला कथन कहेंगे, खीर में हाथ डालने से पहले हमारा हाथ एकदम बिल्कुल साफ था, कुछ भी नहीं लगा हुआ था हमारे हाथ पे, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने खीर में डाल करके हाथ को वापस निकाला तो देखा कि हमारे हाथ पे खीर लग गई। अब हम लोग ये नहीं कह सकते कि खीर बिल्कुल भी नहीं लगी है, जब तक कि हम लोग हाथ को धो नहीं दें या फिर किसी कपड़े से उसको हम लोग पोंछ नहीं दें, तब तक वो खीर उस पर लगी रहेगी। तो इसका मतलब खीर का कुछ ना कुछ अंश तो हमारे हाथ पे लगा है। ठीक है, यहाँ चाटना नहीं है हाथ को, ठीक है, पता चला खीर स्वाद ज़्यादा अच्छी है तो हम लोग हाथ को भी चाटने लग गए, ऐसा नहीं। तो ऐसा ही नेचर में यहाँ पे भी तो हुआ है। नेचर में क्या हुआ कि जब कोई प्रोकैरियोटिक कोशिका किसी यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर प्रवेश कर गई तो उसकी बाहरी झिल्ली जो है वो यूकैरियोटिक कोशिका के ध्रुव पदार्थ के संपर्क में आ गई। संपर्क में आते ही तो अब जब ये प्रोकैरियोटिक कोशिका बाहर निकलेगी, चलिए तो फिर हम लोग इसको बाहर निकाल देते हैं। तो हम लोगों ने इसको बाहर निकाला, तो अब देखिएगा अब क्या हो जाएगा, इसकी जो बाहरी झिल्ली है, अब इसकी बाहरी झिल्ली
यूकैरियोटिक प्रकृति की हो जाएगी और इसकी आंतरिक झिल्ली तो वैसी की वैसी रहेगी प्रोकैरियोटिक प्रकृति की, इसका द्रव पदार्थ भी प्रोकैरियोटिक प्रकृति का रहेगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो ऐसी घटना सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के लिए और माइटोकॉन्ड्रिया के लिए हुई है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा क्योंकि हम लोग कई बार कथन लिखेंगे बाहरी झिल्ली के लिए लिखेंगे, तो आप लोग देखेंगे कि जब हम लोग बाहरी झिल्ली के लिए लिखेंगे तो हम लोग ये बात लिखते हैं, लेकिन हम लोग इसको कभी कोशिश नहीं करते सोचने की कि ऐसा क्यों हुआ है कि जो क्लोरोप्लास्ट है इसकी बाहरी झिल्ली जो है वो यूकैरियोटिक हो गई और इसकी आंतरिक झिल्ली प्रोकैरियोटिक है, जबकि कोशिका ये जो क्लोरोप्लास्ट है खुद एक प्रोकैरियोटिक है। तो ऐसा कैसे हो रहा है? तो हम लोग इसको मेंशन नहीं करते यहाँ पे, थोड़ा सा इसको समझने के लिए हम लोगों ने ये डायग्राम बनाया था और उसको हम लोगों ने समझा था। तो जहाँ तक मुझे आइडिया लग रहा है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसकी बाहरी झिल्ली यूकैरियोटिक प्रकृति की क्यों होती है और इसकी आंतरिक झिल्ली जो है वो प्रोकैरियोटिक प्रकृति की क्यों होती है। आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब हम लोग आगे चलते हैं और क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम देखते हैं, नहीं तो फिर हम लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। चलिए, अब हम लोग मैं इसको मिटा देता हूँ। जहाँ तक मुझे आइडिया लग रहा है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्लोरोप्लास्ट का क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा डायग्राम थोड़ा सा यहाँ बनाऊं ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, डायग्राम दिख भी जाए डायग्राम। तो हम लोग डायग्राम को, क्योंकि ये मैंने पहले ही कहा यहाँ फॉक्स गिर रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं बना सकते, तो हम लोग देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट जो है हम लोग उसका डायग्राम मेंशन कर रहे हैं, फिर हम लोग उसके नाम भी बताएंगे, उसके अवयवियों के नाम बताएंगे, कौन कौन से उसके अवयव हैं, तो हम लोग उसकी भी बात कर देंगे सही ढंग से, तो हम लोग उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। आइए, तो हम लोग इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर अलग अलग प्रकार के अवयवियों की बात करेंगे, उनको भी समझेंगे, साथ साथ में ये भी समझेंगे कि ग्रेनम, थाइलेकोइड, इनकी बातें बताई जाती हैं कि वास्तव में ये क्या है और ये इनका क्या रोल रहता है, हम लोग वो भी देख लेंगे, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में वो कहाँ बताए जा रहे हैं, तो उनको भी हम लोग मेंशन कर देंगे। तो पहले तो हम लोग मैंने पहले ही कहा कि हम लोग क्लोरोप्लास्ट और जो थाइलेकोइड है हमारा, उसको हम लोग अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं ताकि हमें जब ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग इसको पूरा कंप्लीट रूप से समझ पाएँ। हम लोग अलग अलग इसका नाम रखेंगे, अलग अलग जो अवयव हैं इसके नाम बताएंगे, तो वहाँ पे भी हम लोग याद रख लेंगे कि क्या क्या हम लोग नाम मेंशन कर रहे हैं, है ना। तो वो भी हम लोग देख लेंगे क्या क्या नाम हम लोग इसके बता रहे हैं, ठीक है। और यहाँ हम लोग अलग अलग चीज़ें भी बता देंगे जो है हमारी। चलिए मैं थोड़ा सा इसमें कलरिंग अलग हम लोग कलर यूज कर लेते हैं, हम लोग देख लेंगे क्या क्या हम लोग चीज़ यूज करना चाहते हैं। और तो ये जो है हमारा लिक्विड जो है, ये हमारा लिक्विड है, इसको हम लोग अभी क्या नाम बताएंगे, मैं नाम बताऊंगा आप लोगों को इसका क्या नाम है। हम लोग सभी के नाम देखेंगे यहाँ पे, और इसके बाद में हम लोग थाइलेकोइड का डायग्राम देखेंगे, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या डायग्राम थाइलेकोइड का बता रहा है यहाँ पे। आइए तो अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी उसका खुद का जो है हमारा, हमें पता है कि उसका खुद का डीएनए होगा, साथ साथ में जो है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, उसमें भी उसका खुद का डीएनए होगा, ठीक है, सही बात है, ये बात भी करेक्ट है। तो ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट का सिंपल, बहुत सिंपल डायग्राम हम लोगों ने देखा है। तो क्यों ना हम लोग इसमें नाम मेंशन करें, यानी कि हम लोग इसका नामकरण कर दें कहाँ कहाँ है। तो सबसे बाहर ये है हमारी बाहरी झिल्ली, इसके बारे में अभी हमने एक विशिष्ट करैक्टर पढ़ लिया। ये है हमारी बाहरी झिल्ली, इसके बाद में ये है हमारी आंतरिक झिल्ली, ठीक है, ये भी हमें समझ में आ गई। और आंतरिक झिल्ली के बाद में हमें ये भी पता चल गया कि कुछ कुछ चीज़ें जो हैं इनकी बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली पे भी प्रेजेंट रहेंगी, उपस्थित रहेंगी। हम लोग उसके बारे में भी बोलेंगे, बताएंगे। पहले हम लोग सारे नाम देख लेते हैं एक बार। और ये जो बीच में स्थान दिख रहा है आप लोगों को, ये है ना, इसको बोलते हैं अंतः कोशिकीय अवकाश, है ना, इंग्लिश में इसको कहा जाता है इंट्रा मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। चलिए छोड़िए, हम लोग उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें से एक तो इसका नाम हम लोग देंगे कि इसका नाम क्या है, एक हम लोग इसका नाम देंगे यहाँ पे। इनके नाम मैं लास्ट में लिखूंगा, पहले हम लोग बाकी के नाम देख लेते हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट का ध्रुव पदार्थ होता है, यहाँ दो नाम आएंगे, याद रखिएगा, एक थाइलेकोइड में आएगा, एक क्लोरोप्लास्ट में आएगा। तो जो क्लोरोप्लास्ट का ध्रुव पदार्थ होता है उसका नाम होता है स्ट्रोमा, याद रखिएगा। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट का ध्रुव पदार्थ है इसका नाम है स्ट्रोमा, ठीक है।
और हम लोग ऐसे बताते हैं कि जो स्ट्रोमा की पीएच होती है वो 7 से 8 के बीच में हम लोग बता देते हैं। कई कई बुकें कुछ एग्जैक्ट लिखने की कोशिश करती हैं तो वो अलग चीज़, 7 से 8 बहुत है, ज़्यादा जरूरत नहीं है लफड़ा में पढ़ने की। सबसे खास बात जो हम लोग देखेंगे, अगर मेरे पास में यहाँ स्पेस है तो मैं यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसको समझ पाएँ। तो ये जो दिख रहा है रेड कलर में, हम लोगों ने इसको बताया है कि ये क्लोरोप्लास्ट का डीएनए है। ये है हमारे क्लोरोप्लास्ट का डीएनए। मैं क्लोरोप्लास्ट को शॉर्ट में सीपी के नाम से लिख रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाएंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में कहीं पे, सीपी का मतलब है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है तो शायद दिख जाएगा मेरे ख्याल से आप लोगों को। तो ये जो सीपी मतलब क्लोरोप्लास्ट का डीएनए है, हम लोग इसके बारे में भी पॉइंट बताएंगे कि क्लोरोप्लास्ट के डीएनए के अंदर क्या होता है, कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो एक तो हमारी रहती है D1 प्रोटीन, हम लोग देख लेंगे कौन सी होती है वो। दूसरी होती है D2 प्रोटीन, ठीक है। एक प्रोटीन और होती है जिसका नाम हम लोग यहाँ मेंशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए उस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं VIP-P1 प्रोटीन, ठीक है। और इसी के अंदर जीन्स भी प्रेजेंट रहते हैं, अलग अलग टाइप के जीन्स होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलेंगे, एक हम लोग बोलेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन्स, यानी कि स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिरोधी जीन, हम लोग उसको नाम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, शायद दिख जाएगा आप लोगों को। मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख दीजिएगा। इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेप्टो, कहाँ तक आप लोगों को दिख जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन। देखिए स्मार्टर नहीं है बोर्ड हमारे पास में, इसलिए हम लोग इसी में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिरोधी जीन, ठीक है। चलिए ये बात भी समझ में आ गई। फिर हम लोग देखते हैं कि कुछ और तो इसमें उपस्थित है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो इसमें दिखती बात है कि कौन सा इसमें राइबोसोम रहेगा, 17S राइबोसोम रहेगा। तो ये जो है हमारा, ये है 17S राइबोसोम, बहुत अच्छी बात है। हम लोग आगे जब कभी इनके वीडियो डालेंगे तो उसमें भी चर्चा करेंगे, जब हम कोशिका अंगक वाला चैप्टर डालेंगे तो उसमें हम लोग इनके बारे में भी बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। फिर इसके बाद में जो सबसे मेन आप लोग याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, ये इसके ऊपर आगे बहुत सारी चर्चाएं हम लोग करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। इसका नाम है रुबिस्को एंजाइम, रुबिस्को एंजाइम। चलिए हम लोगों ने इसको भी बता दिया। और ये है हमारा, इसको हम लोग बोलेंगे RNA पॉलीमरेज एंजाइम। चलिए ठीक है, ये भी हमें समझ में आ गया। तो RNA पॉलीमरेज एंजाइम भी हम लोगों ने लिख दिया। अभी भी हमारे 2 नाम हैं जो हम लोगों ने नहीं मेंशन किए हैं। बीच में देखिए यहाँ फॉक्स पढ़ रहा है, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, तो मैं साइड में कहीं पे लिख रहा हूँ। तो जो 2 नाम है हम लोग देखेंगे, एक को हम लोग कहेंगे स्ट्रोमल लैमेली, एक को हम लोग कहेंगे ग्रेनम लैमेली। तो ये लैमेली वर्ड क्यों बोल रहा है, स्ट्रोमल लैमेली क्यों बोल रहा है, ग्रेनम लैमेली क्यों बोल रहा है, इसको भी समझेंगे हम लोग अच्छी तरीके से। जब समझ ही रहे हैं तो सारी चीज़ें डिटेल में समझेंगे। तो ये देखिए जो एक अरेंज ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सिक्के जमाए हुए हैं, एक के ऊपर एक दूसरा सिक्का रखा हुआ है, इस व्यवस्था को बोल रहा है वो ग्रेनम लैमेली, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसको बोल रहा है ग्रेनम लैमेली। तो ये है हमारा ग्रेनम लैमेली, नाम यही है, हम लोग ग्रेनम लैमेली शो करेंगे इसको। और ये है हमारा स्ट्रोमल लैमेली, ठीक है। तो ये है हमारा स्ट्रोमल लैमेली, लैमेली, ठीक है। ये तो बात समझ में आ गई। तो ये चित्र तो है हमारा, यानी कि डायग्राम है हमारा किसका, क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। ये बात भी हमें समझ में आ गई। लेकिन अभी मैंने कहा ना, आज का हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो है थाइलेकोइड को भी समझें, उसका भी डायग्राम हम लोग अच्छी तरीके से समझें। तो मैं यहीं से पहले तो ये बताऊंगा कि थाइलेकोइड बना कहाँ है। लोग बोलते हैं कि थाइलेकोइड क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, तो हम लोग उसको भी समझते हैं कि आया कहाँ से है थाइलेकोइड। तब हम लोगों को, जब तक हम लोग थाइलेकोइड को नहीं समझेंगे कि थाइलेकोइड बना कैसे है, तब तक हम ये दोनों समझ में नहीं आएंगे। जैसे हम लोगों ने अभी पीछे समझा था कि जो क्लोरोप्लास्ट है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, जो मैंने प्रोसेस बताया था, प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर चली गई, फिर वापस बाहर निकली, तो इसकी जो झिल्ली है वो चेंज हो गई, तो फिर उसके पोजीशन या उसके हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोगों ने नाम भी चेंज कर दिया। तो यहाँ हम लोग क्या मेंशन कर रहे हैं, वो थी ओरिजिन, यानी कि क्लोरोप्लास्ट की उत्पत्ति कैसे हुई। चलिए तो हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ पे भी मेंशन करें हम लोग। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे थाइलेकोइड की, पहले तो यहाँ तो मैं समझाता हूँ थाइलेकोइड की उत्पत्ति, फिर हम लोग यहाँ देखेंगे थाइलेकोइड का डायग्राम, और दोनों को एक साथ में हम लोग समझते हुए चलेंगे। मैंने पहले ही कहा प्रकाश संश्लेषण वाले पाठ के अंदर
क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम और थाइलेकोइड का डायग्राम बहुत ज़्यादा जरूरी है, इनको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इनमें कई सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जो हमें अभी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग इस पाठ को करते जाएंगे हमें समझ में आने लग जाएंगी चीज़ें और बहुत आसान हो जाएगा ये। चलिए, तो यहाँ हम लोग देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के अंदर हम लोग थाइलेकोइड के अंदर हम लोग क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि थाइलेकोइड की निर्माण कैसे होता है। यहाँ देखिएगा आप लोग आराम से, मान लीजिए ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, ये पहला डायग्राम है हमारा, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है। हम लोगों ने देखा कि इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर इसका खुद का डीएनए है, जिसको हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट का डीएनए बोला है। वास्तव में इसका नाम क्या होता है, इसका हम लोग नाम बोलते हैं द्विकुंडलित, यानी कि हम लोग बोलते हैं डबल स्ट्रैंड, यानी कि द्विरज्जु की कुंडलित गोलाकार डीएनए, हम लोग इसका पूरा नाम ऐसे बोलते हैं। तो मैंने वहाँ नहीं लिखा है, हम लोग कहाँ ज़्यादा कन्फ्यूज क्यों हो, हम लोग ने सिंपल सा नाम बोल दिया क्लोरोप्लास्ट का डीएनए क्लोरोप्लास्ट का है, जिसको हम लोग प्लास्टिडी भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया का है, सीधी सी बात है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे जो क्लोरोप्लास्ट का डीएनए है, ये डीएनए क्या करता है, ये डीएनए जाकर के इसकी आंतरिक झिल्ली के ऊपर आक्रमण कर देता है। हम लोग आक्रमण वर्ड यूज करें, लेकिन हम लोगों को सीधा सा याद रखना चाहिए कि वो जाकर के क्रिया करने लग जाता है, समझ लो एक प्रकार से वहाँ पे। तो दूसरे डायग्राम हम लोग देखेंगे कि इसने क्रिया कर ली। चलो, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक आकृति बन जाएगी क्रिया करने के कारण, और उस आकृति को हम लोग बोलेंगे, ऐसे करके बन जाएगा, उस आकृति को हम लोग बोलेंगे ये है हमारी अंतर्वलित। अंतर्वलित ये देख लेगा, थोड़ा बहुत हिंदी में ऊपर नीचे हो सकता है, गड़बड़ हो जाएगा मुझसे लिखने में, तो उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया ये है हमारी अंतर्वलित संरचना। इंग्लिश में बात करें तो इनफोल्ड, हम लोग वैसे भी आजकल यूज ज़्यादा करते हैं फोल्ड का मतलब इन वर्डों का। तो ये इनफोल्ड यानी कि अंतर्वलित संरचना बन गई है हमारी, ठीक है। ये हमारा दूसरा डायग्राम हो गया है। तो मैं इसको थोड़ा सा नाम को नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि क्या हो कि हम लोग उसको सही ढंग से समझ पाएँ, एक ही जगह समझ पाएँ। ये था हमारा ग्रेनम लेमली, ये हमारी ग्रेनम लेमली थी, ठीक है। हम लोग इसको समझेंगे, दोनों को मैंने कहा ना, बिना थाइलेकोइड को समझे हम लोग उसको नहीं समझ सकते। तो तीसरे डायग्राम में क्या होगा कि ये जो हमारी अंतर्वलित संरचना बनी है ना, ये अंतर्वलित संरचना क्या हो गई, एक सिक्के के आकार के रूप में बदल गई, ठीक है। ये रहा हमारा सिक्के का आकार, ये हमारा सिक्के, ये भी जो है दोहरी झिल्ली युक्त है, इस सिक्के के आकार में बदल गई, और इसका नाम है थाइलेकोइड, याद रखिएगा। ये है हमारा थाइलेकोइड, थाइलेकोइड। तो वापिस से मैं रिपीट करता हूँ, इसको आराम से समझिएगा। 3 डायग्रामों में हमने मेंशन किया है क्या, थाइलेकोइड की उत्पत्ति है, थाइलेकोइड कैसे बन रहा है। तो हम लोग यहाँ क्या देखेंगे कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसका जो डीएनए है, उसकी डीएनए के अंदर कोई प्रोटीन है, और हमने पहले ही पीछे लिख दिया कि 3 प्रोटीन है, एक D1 है, एक D2 है, एक VIPP1 प्रोटीन है। तो क्लोरोप्लास्ट की डीएनए की कोई प्रोटीन होगी जो जाकर के इसकी आंतरिक झिल्ली के ऊपर क्रिया करेगी या आक्रमण करेगी, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो, क्रिया करेगी। और क्रिया करने के बाद में क्या होगा कि जैसे ही क्रिया करेगी तो वहाँ से एक संरचना बनेगी जिसका नाम रहेगा अंतर्वलित संरचना। और ये जो अंतर्वलित संरचना है ये क्या करेगी, फिर अलग से एक दोहरी झिल्ली युक्त एक सिक्के के आकार का स्ट्रक्चर बना लेगी। इस सिक्के के आकार के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे थाइलेकोइड। तो याद रखिएगा, थाइलेकोइड भी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका अंगक है, और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनता है। एक चीज़ तो क्लियर हो गई यहाँ से, ठीक है। चलिए, तो क्यों ना हम लोग थाइलेकोइड का ही डायग्राम बना दें यहाँ पे, ताकि हमें सारी चीज़ें एक जगह ही समझ में आ जाए। चलिए, मैं थोड़ा सा आइडिया ले लेता हूँ कि मुझे कहाँ तक बनाना है ये, ताकि मैं इसको बना पाऊँ सही ढंग से, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में। तो ये है हमारा थाइलेकोइड के अंदर हम लोग डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लीजिए, थोड़ा छोटा बना रहा हूँ मैं, ताकि हम लोग एरिया कवर कर पाएँ, बोर्ड हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ये है हमारा थाइलेकोइड। हम लोग देखेंगे कि थाइलेकोइड की जो झिल्ली रहेगी, इसकी झिल्ली पे कई सारी चीज़ें उपस्थित रहेंगी। हम लोग उनकी भी बातें करेंगे, क्या क्या उपस्थित रहेंगी वो चीज़ें, हम लोग उनको भी यहाँ पे समझते हुए चलेंगे, नहीं तो उनको समझे बिना हम लोगों को आगे प्रॉब्लम हो जाएगी फिर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे समझते जा रहे हैं कि थाइलेकोइड की जो झिल्ली है या थाइलेकोइड का जो डायग्राम है, हम लोग उसको भी देख रहे हैं यहाँ पे, उसको भी समझते जाएंगे, और हम लोग देखते जाएंगे कि कहाँ पे क्या क्या रहता है इसके अंदर। ये लीजिए, मुझे लग रहा है कि ज़्यादा छोटा हो गया है क्या, चलिए मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ इसको, ज़्यादा छोटा हो गया है मुझे लग रहा है ये।
वैसे तो दिख जाएगा आप लोगों को, फिर भी मैं थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखे ये। तो हम लोग वापस इसको बना देते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को ये सही ढंग से दिखे। हाँ अब ठीक है, अब इसका आप लोग आराम से अच्छी तरीके से मेजरमेंट कर पाएंगे, समझ पाएंगे इसको। ये लीजिए, हम लोग इसको यहाँ पे हम लोग इसको मेंशन कर रहे हैं। तो ये है हमारा थाइलेकोइड बन रहा है हमारा। ये हमारे थाइलेकोइड के अंदर कंपोनेंट बना रहा हूँ मैं काफ़ी सारे। तो हम लोग देख लेंगे कौन कौन सा कंपोनेंट की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे, कौन कौन से अवयव मैं बताने की कोशिश करूँगा, उनको भी हम लोग समझ लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो ऊपर तो हम लोगों ने ये देख लिया कि भाई थाइलेकोइड कैसे बन गया, और जो प्रोटीन थी उसका नाम भी मैं डिस्क्लोज यानी कि खोल देता हूँ। उस प्रोटीन का नाम है VIP-P1 प्रोटीन, जो कि आक्रमण करती है यहाँ जा करके आंतरिक झिल्ली के ऊपर। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं बहुत सारे जो अवयव हैं वो यहाँ पे हैं, तो उनको समझने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन से अवयव हैं वो। तो आइए अब हम लोग उनके नाम देखते हैं। ये हमारा थाइलेकोइड का जो है डायग्राम लगभग पूरा हो चुका है। तो हम लोग, मैंने कहा था पहले से हम लोगों को दो चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। एक तो कि जो स्ट्रोमा है, ये रहा हमारा स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट का द्रव पदार्थ है। तो जो थाइलेकोइड है इसका जो द्रव पदार्थ रहेगा उसका नाम हमारे रहेगा ल्यूमन, उसका नाम हमारे रहेगा ल्यूमन, ठीक है, उसका नाम ल्यूमन है। तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग देखते हैं ये तो हो गया ल्यूमन, और ल्यूमन की पीएच कितनी, पता चला कि ल्यूमन की पीएच जो है वो है 5.8 यानी कि 5.8, ये फिक्स है, हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। फिर इसकी याद रखिएगा, इसकी जो थाइलेकोइड है इसके अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, अंदर सिर्फ दो चीज़ें प्रेजेंट रहेंगी, वो मैं बता दूंगा कौन कौन सी रहेंगी। बाकी सब इसकी झिल्ली पे प्रेजेंट रहेंगी, मेम्ब्रेन पे, बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच में, यानी कि आंतरिक झिल्ली के ऊपर, जबकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है चीज़ें। ये बात में थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोग देखेंगे कि जो इसकी ल्यूमन है द्रव पदार्थ है उसके अंदर एक तो जो हमारा ये है प्रकाश तंत्र सेकंड, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिस्टम सेकंड, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रकाश तंत्र सेकंड। ये है हमारा प्रकाश तंत्र सेकंड, ये है यहाँ पे। ये पूरा का पूरा एक संगठक बनेगा। इस संगठक में बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। क्या क्या रहेगा, इस संगठक के अंदर हमारा जो है क्लोरोफिल ए रहेगा, इस संगठक के अंदर हमारा क्लोरोफिल बी रहेगा, इस संगठक के अंदर हमारा बीटा कैरोटीनोइड रहेगा। तो चलिए पहले थोड़ी सी चर्चा मैं आप लोगों को आइडिया दे देता हूँ उसका भी। तो आप लोग क्या देखेंगे, वर्णक, जो वर्णक दो भागों में हम लोग बांट के रखेंगे, एक तो होगा सहायक वर्णक, एक होगा मुख्य वर्णक। मैं अभी इन नामों पे भी आऊँगा, मैंने कहा ना जो मैं भूलने वाला नहीं हूँ चीज़ें। एक हमारा रहेगा सहायक वर्णक, एक हमारा रहेगा मुख्य वर्णक। सहायक वर्णक का क्या काम होगा, वो प्रकाश को लेगा और मुख्य वर्णक को दे देगा, प्रकाश को लेगा मुख्य वर्णक को दे देगा। मुख्य वर्णक है हमारा क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल 9 प्रकार के क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, 5 तो ये हैं। फिर बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी है, ठीक है। हम लोग आगे करेंगे चर्चा इसके ऊपर भी। फिर जो है क्लोरोबियम 650 है, क्लोरोबियम 660 है, टोटल 9 टाइप हो गया। हमें वहाँ से सबसे मतलब नहीं, सिर्फ 2 से मतलब है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, क्योंकि पादपों में यही 2 उपस्थित है, बाकी हम मतलब नहीं, क्योंकि हमारे पाठ का नाम ही है उच्चतर पादपों में प्रकाश संश्लेषण। तो बाकी कर रहे हैं तो करने दो प्रकाश संश्लेषण, हमें तो पादपों से मतलब है, ठीक है। अभी हम लोग सहायक वर्णकों में आए, तो सहायक वर्णकों में हम लोग देखेंगे कैरोटीनॉइड होता है, जिसका हम लोग फॉर्मूला अगर हम लोग थोड़ा सा डिस्क्लोज करना चाहें तो C40H56 होता है उसका फॉर्मूला। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो कैरोटीनॉइड में भी अल्फा बीटा गामा होते हैं, जिसमें से अल्फा और बीटा पादपों में प्रेजेंट है। बाकी हमें कोई मतलब नहीं, बाकी भाड़ में जाओ, हमें क्या मतलब उससे। फिर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा जेंथोफिल है, ये खास चीज़ रहेगी जेंथोफिल। जो जेंथोफिल वर्णक है वो भी हमारा होता है, ल्यूटियोल होता है, वोलेजेंथीन होता है और फ्यूकोजेंथीन होता है। इसमें से सिर्फ जो वोलेजेंथीन है ये पादपों में प्रेजेंट है, बाकी वापस से भाड़ में जाओ, हमें कोई मतलब नहीं। और लास्ट में हमारा आएगा फाइकोबिलीन, जिसमें फाइकोसाइनिन, फाइकोइर्थनिन जो दोनों ही नहीं पाए जाते, ये तो दोनों ही भाड़ में जाओ, हमें कोई मतलब नहीं इससे। हमें तो हमारे काम से मतलब, जो हमारे काम की चीज़ है हमें उससे मतलब है। बाकी से भी ऐसी बातें नहीं है कि हम लोग करेंगे वर्णक को। तो यहाँ जो प्रकाश तंत्र है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। तो प्रकाश तंत्र एक संगठक है, याद रखिएगा। इस संगठक में 3 चीजें हैं, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, बीटा कैरोटीनॉइड। तो हम लोग आगे इसके बारे में बताएंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पूरी चीजें नहीं लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग इसको अभी यहाँ मेंशन नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ लिख रहे हैं कि भाई इस साइड में प्रकाश तंत्र सेकंड है। प्रकाश तंत्र सेकंड के पास में जस्ट नीचे जो चीज रहती है
इसको हम लोग बोलते हैं OEC, इसको हम लोग बोलेंगे OEC। हिंदी में इसका नाम रहेगा, हम लोग बोलेंगे कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग। तो यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन जो है उत्पादक संघटक कॉम्प्लेक्स का मतलब फिर से वही, ये एंजाइम की जैसे यूज किया जाएगा। इसको हम लोग देखेंगे कहाँ यूज करेंगे हम लोग, जहाँ हम लोग जल का प्रकाशिक अपघटन करेंगे ल्यूमन के अंदर। आगे की चैप्टर में हम लोग वीडियो में देखेंगे, जल का प्रकाशिक अपघटन करेंगे, जल को तोड़ेंगे और ऑक्सीजन बनाएंगे, आणविक ऑक्सीजन बनाएंगे। तो वहाँ हम लोग इस एंजाइम की बात करेंगे। ये एंजाइम को जैसे काम करेगा, ऑक्सीजन जो है उत्पादक, या हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन उत्पन्न करता कॉम्प्लेक्स भी है, इसको हम लोग बोल सकते हैं, है ना। ऑक्सीजन उद्विकास कॉम्प्लेक्स भी हम लोग, क्योंकि इवॉल्विंग शब्द यूज कर रहे हैं ना, यानी बनाने वाला, सीधी सी बात है, हम लोगों को पता चल जाएगा। तो ये है हमारा OEC रहेगा। और ये जो है इसका नाम हम लोग शॉर्ट में नाम देते हैं, यहाँ पे हम लोग नाम लिख देते हैं PC। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ PC का मतलब क्या होता है। यहाँ पे रहेगा प्लास्टोसाइनिन, ये प्लास्टोसाइनिन रहेगा। तो याद रखिएगा, थाइलेकोइड के ल्यूमन के अंदर सिर्फ दो चीज़ें प्रेजेंट हैं, दो चीज़ें उपस्थित हैं। एक तो है OEC, यानी कि जिसकी भी मैं नाम यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, ऑक्सीजन उत्पादक, है ना, संघटक, या आप लोग इसको बाद में जब एंजाइम को जैसे यूज करोगे तो एंजाइम। चलिए, तो ऑक्सीजन उत्पादक संघटक OEC रहेगा, मैं OEC के नाम से बोलूँगा, थोड़ा ठीक रहेगा यहाँ पे। और साथ में रहेगा प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन ध्यान रखना घूमता हुआ रहता है, ये एक जगह नहीं टिकता कभी भी। तो ये कभी इधर चक्कर काटता रहेगा, कभी उधर चक्कर काटता रहेगा, क्योंकि ल्यूमन में कोई चीज़ है ही नहीं। दो तीन थोड़े बहुत वाटर वगैरह बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन हम लोग उसको नहीं मान के चल रहे हैं। यही बादशाह है यहाँ का, सारा खेल यही खेलेगा। तो अभी भी मेम्ब्रेन के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें उपस्थित हैं। तो उधर यदि प्रकाश तंत्र सेकंड है तो यहाँ पे प्रकाश तंत्र फर्स्ट होगा। तो दिखती बात है। मैं नाम थोड़ा सा देख लेता हूँ, नाम कहाँ तक आ जाएगा, कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। नाम आना चाहिए, दिखना चाहिए आपको, बच्चों को, सभी को। तो ये है हमारा प्रकाश तंत्र प्रथम, ये है हमारा प्रकाश तंत्र प्रथम है, ठीक है, दिख रहा है शायद, मुझे लग रहा है ऐसा। प्रकाश तंत्र प्रथम है, और प्रकाश तंत्र प्रथम के साथ में ही क्या जुड़ा रहता है, फेराडॉक्सिन जुड़ा रहता है। तो ये जो रेड कलर से हम लोगों ने शो किया है, FD शो किया है ना। तो FD का नाम मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। FD का नाम है फेरो, ये पूरा अलग घटना चल रही है, फेरोडॉक्सिन, ठीक है। ये फेरोडॉक्सिन क्या करेगा, फेरोडॉक्सिन जो है वो जो NADP होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, जो फॉस्फेट है उसको अपचयित कर देगा बाद में, जब हम लोग अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण देखेंगे। मैं बताऊँ आगे इस वीडियो में या आगे के चैप्टरों के भी जो वीडियो बनेंगे उसमें हम लोग देखेंगे। तो उसमें ये करेगा कि जो ये हमारा कहाँ भाग गया, कहाँ मर गया, ये रहा, जो फेरोडॉक्सिन है वो क्या करेगा, NADP को अपचयित करने का काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे बात समझ में आ गई कि इसको अपचयित करने का काम करेगा। तो यहाँ पे भी हम लोग अभी भी हमारे पास में 3 अवयव बचे हुए हैं जो मेम्ब्रेन के ऊपर उपस्थित हैं। तो यहाँ पे जो ये वाला है हमारा, ये है हमारा PQ, यानी PQ का मतलब प्लास्टोक्विनोन, ठीक है। तो हम लोग इसको मेंशन कर देते हैं प्लास्टोक्विनोन। तो ये हमारा प्लास्टोक्विनोन। थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, इनमें कुछ एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे। कभी कभार वो क्वेश्चंस जो है एलिमेंट यानी तत्वों से पूछ लेता है। तो प्लास्टोसाइनिन में मैं आगे मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा कि प्लास्टोसाइनिन में कॉपर प्रेजेंट रहता है, प्लास्टोक्विनोन में जो होता है मैग्नीज प्रेजेंट रहता है, और जो यहाँ पे क्लोरोफिल आएगा, जो मेन पिगमेंट है, उसका डायग्राम भी हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे। उसके सेंटर में मैग्नीशियम होता है। उसका फॉर्मूले की बात करें तो C55H72O5N4Mg, ये उसका पूरा फॉर्मूला होता है। और यदि O5 की जगह O6 लग जाएगा तो वो क्लोरोफिल B के लिए हो जाएगा, बाकी मेन जो है क्लोरोफिल A के लिए होता है। वहाँ पे एक जगह मेथिल ग्रुप लगता है क्लोरोफिल A में, और क्लोरोफिल B के लिए एल्डिहाइड ग्रुप लगता है। तो वो हम लोग आगे चर्चा कर लेंगे। थोड़ा सा आइडिया मुझे याद आया तो मैंने बता दिया आप लोगों को। 3 चीज़ें आपने याद रखी, एक तो कि प्लास्टोसाइनिन में कॉपर है, प्लास्टोक्विनोन में मैग्नीज है, और क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि एक और है हमारे पास में, जिसका क्या नाम है, इसका नाम हमारे पास में है, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। तो पूरा नाम मैं वहाँ मेंशन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसका नाम रहेगा साइटोक्रोम B6F, यानी कि कॉम्प्लेक्स, वही फिर से संघटक जो है हमारा
तो साइटोक्रोम B6F ये संगठक है। यहाँ जो बच गया एक, अभी भी एक कंपोनेंट हमारा अभी भी बचा हुआ है, तो इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा हमारे, इसका है ATP सिंथेज। तो देखिए हमारे पास यहाँ जगह है, हम लोग यहाँ मेंशन कर देते हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ATP सिंथेज। सिंथेज मतलब एंजाइम है, या फिर एक हम लोग बोलेंगे कि काम करेगा, ATP बनाने का काम करेगा ये। तो मैंने एक जगह ही, एक ही पूरे इसमें दोनों डायग्राम मेंशन कर दिए, थाइलेकोइड की उत्पत्ति बता दी, दोनों के अलग अलग। मैं थोड़ा स्क्रीन से साइड में हो जाता हूँ, इस साइड में आ जाता हूँ, ताकि आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ पाओ। लेकिन अभी एक चीज़ बची हुई है, उसके बाद ही आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से पूरा कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ग्रेनम लैमेली और स्ट्रोमल लैमेली, ये दो बाकी रह गई हैं। तो क्यों ना पहले तो मैं दोनों को अलग अलग थोड़ा इनको ऐसे कर दें, ताकि आप लोग डायग्रामों को मिक्स नहीं करें, है ना। तो हम लोग इनकी ऐसे इनकी बाउंड्री खींच देते हैं, इनकी सीमा बना देते हैं। अब आप लोग आराम से समझ जाओगे कि इस साइड वाला पोर्शन क्लोरोप्लास्ट का, ये तो कुछ ही नहीं है, यहाँ तो फॉक्स पड़ रहा है इसलिए हम लोग नहीं लिख रहे। ये हमारा थाइलेकोइड है, मैं नीचे मेंशन कर देता हूँ, मैं भूल गया मेंशन करना। और ये हमारे थाइलेकोइड की उत्पत्ति है, तो यहाँ हम लोग थोड़ा बहुत लिख देते हैं। ये है, थोड़ा मार्कर नहीं चल रहा है, क्या करें। तो ये है हमारी थाइलेकोइड की उत्पत्ति है, थाइलेकोइड की ये उत्पत्ति है हमारी। यहाँ पे ये है, ये हमारा डायग्राम है थाइलेकोइड का, ये है हमारा थाइलेकोइड का डायग्राम है, ये चित्र है थाइलेकोइड। ये शायद दिख गया होगा, नाम मैंने लिखा है जो, जहाँ तक मुझे आइडिया लग रहा है। चलिए, तो अब हम लोग पहले तो इसको समझते हैं, फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं है। आइए मैं साइड में हट जाता हूँ, आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, थैंक यू स्क्रीनशॉट लेने के लिए। अब देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि ये तभी समझ में आएंगे जब हमें ये समझ में आएगा कि जो थाइलेकोइड बना है, ये थाइलेकोइड यहाँ पे कर क्या रहा है। तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो सिक्के के आकार का स्ट्रक्चर बन गया, दोहरी झिल्ली वाला, जिसको हम लोगों ने थाइलेकोइड कहा। अब ये क्या होगा, यहाँ पे थाइलेकोइड जो है एक दूसरे के ऊपर इकट्ठा होने लग जाएगा। जैसे हम लोग कुर्सियाँ जचाते थे ना शादियों के अंदर, पहले जब बारात वगैरह जाती थी, या वहाँ पे जो जीवन करते थे, तो वो लोग ऐसे कुर्सियाँ जचाते थे एक दूसरे के ऊपर, जगह को कमी को देखते हुए, ताकि ज़्यादा जगह नहीं घेरनी पड़े, फिर आराम से कुर्सियाँ निकाली जा सकें। तो हम लोग, वो छोटे बच्चे होते हैं, वो खेलते हैं, वो भी सिक्के को एक दूसरे के ऊपर जमा करके बिल्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक के ऊपर एक कॉइन शेप में एक व्यवस्था, एक अरेंजमेंट बन जाती है। इसी के लिए हम लोग शब्द यूज करते हैं ग्रेनम का। तो बार बार इस चैप्टर के अंदर जहाँ जहाँ ग्रेनम शब्द आएगा, आप लोग उसकी जगह ऐसे खड़ी पाई बना करके, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लैश बना करके, आप लोग वहाँ पे थाइलेकोइड भी यूज कर सकते हो, ये याद रखिएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप बच्चे कंफ्यूज हो जाओ कि सर ग्रेनम में या लेमिली में या थाइलेकोइड में क्या अंतर आ रहा है। कई बार बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मत ये करिएगा, आप लोग समझ लीजिए ये एक प्रकार से हम लोग जैसे पर्यायवाची और एक हम लोग बोलते हैं समानार्थी शब्द हैं, एक प्रकार से सिनोनिम्स है एक प्रकार से। तो क्योंकि स्ट्रक्चर तो थाइलेकोइड का ही है, और किसी का तो स्ट्रक्चर है ही नहीं यहाँ पे, और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट का दो के स्ट्रक्चर हैं, बाकी तो किसी का चित्र है ही नहीं। तो ग्रेनम हम लोगों ने व्यवस्था बता दी कि बात समझ में आ गया। और लेमिली थाइलेकोइड को शो करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो आप इस डायग्राम में ध्यान से देखिए, क्लोरोप्लास्ट वाला डायग्राम में आप लोग देखेंगे, पहले तो हम लोग देखते हैं स्ट्रोमल। स्ट्रोमल इसलिए क्योंकि स्ट्रोमा है। तो आप लोग देखेंगे ऐसा थाइलेकोइड जो क्या कर रहा है, दो ग्रेनमों को जोड़ रहा है। और ग्रेनम क्या था यहाँ पे, ग्रेनम था यहाँ पे एक के ऊपर एक थाइलेकोइड आराम से व्यवस्थित है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिक्के के रूप में व्यवस्थित है, कॉइन शेप में अरेंज्ड है ये। तो ऐसा थाइलेकोइड जो क्या कर रहा है, दो ग्रेनमों को जोड़ रहा है, जैसे एक यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमल लैमेली, पहली तो ये बात। और इसको स्ट्रोमल किस लिए कहा गया, क्योंकि इसके दोनों ओर क्या है, स्ट्रोमा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये बात भी क्लियर होगी, स्ट्रोमा बहुत ज़्यादा है, तो अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया हमें। तो फिर ग्रेनम लैमेली का मतलब है कि ग्रेनम जब एक दूसरे के ऊपर इकट्ठा हो गए हैं, उस स्ट्रक्चर को हम लोगों ने कहा है, उस संरचना को हम लोगों ने, या उस व्यवस्था को हम लोगों ने कहा है ग्रेनम लैमेली। ये तो था हमारा बेसिक, जो कि हम लोगों ने देखा प्रकाश संश्लेषण के लिए। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने डिटेल में नहीं देख पाए हैं, बहुत हम लोगों ने इसको स्टार्टिंग किया है, बहुत कुछ अभी हमें लोगों को इसमें करना है। तो ये आप लोगों ने, हम लोगों ने इसको बना दिया है, जिसमें हम लोगों ने थाइलेकोइड की उत्पत्ति देखी, थाइलेकोइड की संरचना देखी, हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट की उत्पत्ति देखी, क्लोरोप्लास्ट की उत्पत्ति खासकर उसकी झिल्ली से। तो आइए हम लोग कुछ बातें बताता हूँ मैं आप लोगों को। स्टार्टिंग करते हैं क्लोरोप्लास्ट से।
जो क्लोरोप्लास्ट की बाहरी झिल्ली होती है ये किस प्रकार की प्रकृति की, हम लोगों ने पहले बता दिया, यूकैरियोटिक प्रकृति की है। क्लोरोप्लास्ट की बाहरी झिल्ली के ऊपर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है पोरीन प्रोटीन। तो ये पोरीन प्रोटीन क्या काम करती है? पोरीन प्रोटीन जो होती है वो क्या करती है? प्रोटॉन को आवागमन में मदद करती है, ताकि प्रोटॉन क्या कर सके, अंदर आ सके, बाहर जा सके, ताकि इसकी पीएच जो है वो मेंटेन रहे। अगर इसकी पीएच मेंटेन नहीं रही तो इसमें दिक्कत आ जाएगी। तो पीएच मेंटेन रहे किसकी? जो है हमारी बाहरी झिल्ली की, यानी कि इसके स्ट्रोमा की, साथ साथ में बाहर जो कोशिका का द्रव है उसकी, जीव द्रव्य की, जिसको हम लोग बोल देते हैं कई बार, ठीक है। साथ साथ में पीएच यहाँ पे हम लोग ल्यूमन की भी मेंटेन रखेंगे, तो हम लोग प्रोटॉन यहाँ पे भी भेजेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट की बाहरी झिल्ली पे पहला ये तो यूकैरियोटिक प्रकृति की है, साथ में इसके ऊपर जो प्रोटीन है उसको हम लोग पोरीन प्रोटीन बोल रहे हैं। बात की जाए आंतरिक झिल्ली की, तो आंतरिक झिल्ली जो है वो प्रोकैरियोटिक प्रकृति की है। साथ में यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ प्रोटीन नहीं, यहाँ पे एक वर्णक होता है जिसका नाम होता है ज़ैंथोफिल वर्णक। अभी हम लोगों ने देखा ज़ैंथोफिल सहायक वर्णक है, और सहायक वर्णक में भी कौन सा वाला? वोलेजेंथिन प्रेजेंट है, ठीक है। तो बड़ी क्लासों में जैसे जैसे आप लोग आगे जाते जाएंगे अपनी हायर क्लासेज में, वहाँ आप लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि क्या काम आता है ये जो क्लोरोप्लास्ट की आंतरिक झिल्ली के ऊपर ज़ैंथोफिल वर्णक होता है, ये क्या काम आता है, ठीक है। ये बात भी हम समझ। एक चीज़ और प्रेजेंट होती है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की आंतरिक झिल्ली के ऊपर, जिसका नाम होता है CF नोड और CF1। ये दो कण प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है। ये वही कण है जो माइटोकॉन्ड्रिया की भी आंतरिक झिल्ली पे प्रेजेंट रहते हैं, जो ऑक्सीसोम्स होता है उस पर प्रेजेंट होते हैं, जो क्या काम करते हैं, जिनका मेनली काम ये होता है ATP फॉर्मिंग या ATP का निर्माण करने वाले कण इनको बोला जाता है, ठीक है। ये बात भी सही है, ये बात भी हम लोगों ने मान ली। साथ साथ में हम लोगों को पता चला जो इसका स्ट्रोमा है, जिसकी पीएच हम लोगों ने 7 से 8 के बीच में बताई है, इसमें जो होता है जो वसीय अम्ल पाया जाता है, इसमें जिसको हम लोग फैटी एसिड बोलते हैं, इसमें काफ़ी सारा जल होता है, इसमें काफ़ी सारे अमीनो एसिड्स होते हैं इसके स्ट्रोमा में, और भी सारी चीज़ें होती हैं, मतलब नहीं हमें उससे। फिर हम लोगों ने यहाँ पे इसके स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में हम लोगों ने एक रूबिस्को एंजाइम बताया, जिसको हम लोग बाद में जाके बताएंगे कि रूबिस्को जो एंजाइम है एक तो कार्बोक्सिलेशन करता है और एक जो होता है ऑक्सीजनीकरण करता है। कभी कभार ऑक्सीजनीकरण करेगा, बाकी अधिकतर ये कार्बोक्सिलीकरण करेगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने का काम करेगा, स्थिरीकरण करने का काम करेगा। RNA पॉलीमरेज एंजाइम भी यहाँ पे काम आता है, और 17 राइबोसोम तो है ही, वो तो हमें पहले से पता है क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका है, और उसके DNA की बातें हम लोग देख चुके हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर से सिर्फ हमें क्या चीज़ समझनी चाहिए कि ये जो आंतरिक झिल्ली के ऊपर ज़ैंथोफिल वर्णक आया, इसकी एक बात मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ, फिर हम लोग कोशिश करें कि वीडियो को हम लोग यहीं पे इसको ख़त्म कर दें। यदि आप लोगों को ये अच्छा लगे तो आप लोग मेरा प्रोत्साहन बढ़ाइए, ताकि मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, हम लोग देखिए इस पे आप लोग देख रहे होंगे अधिकतर वीडियोस जो हैं हम लोग इंग्लिश में ही अपलोड कर रहे हैं। तो यदि आप लोग इसको प्रोत्साहन बढ़ाएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक मैं हिंदी में और वीडियो बनाने की कोशिश कर पाऊँ, जितनी मेरी सामर्थ्य रहेगा मैं कोशिश करूँगा उससे बाहर जा करके मैं बनाने की कोशिश करूँ, और ईजी वे में हम लोग बनाएं, आसान तरीके से, ताकि हम लोग चीज़ों को समझ पाएँ। तो हम लोग एक चीज़ बोलना बता रहे थे कि आंतरिक झिल्ली के ऊपर जो हमारा ज़ैंथोफिल पिगमेंट है या ज़ैंथोफिल वर्णक है, ये क्या काम करता है, ये उच्च तीव्रता का जब भी कभी प्रकाश आता है और प्लांट की जो या पादपों की जो पत्तियां होती हैं या पादप के ऊपर गिरता है, तो पादप अपने आप को कैसे बचाए, इसके लिए चीज़ें यूज की जाती हैं, ठीक है। हम लोग देखेंगे कैसे यूज किए जाते हैं। उदाहरण समझने के लिए, यदि मान लीजिए हम लोग कहीं गए और बाहर धूप है, बहुत तेज़ धूप है, तो हम लोग वहाँ से बचने के लिए क्या करते हैं, या तो कोई छतरी रख लेते हैं, अम्ब्रेला, उससे बचा हो जाते हैं, या कोई हम लोग कहीं छाया ढूंढते हैं, किसी कमरे की, किसी पेड़ की छाया में बच जाते हैं, या कोई हम लोग कपड़ा ओढ़ लेते हैं, और राजस्थान में, गुजरात में लोग पगड़ी बांधते हैं, कोई टोपी पहन लेता है। तो अलग अलग तरीके से हम लोग वहाँ पे बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तेज़ धूप आ रही है, हम लोगों की स्किन जो है, त्वचा जो है वो झुलस जाती है उसके अंदर। पादपों के साथ में भी तो ऐसा ही होता है, क्योंकि पादप भी तो जीवित ही हैं। तो पादप क्या करते हैं कि जो वो ज़ैंथोफिल वर्णक है, ये कोशिश करते हैं कि उस वर्णक को क्या करते हैं कि उसका यूज करें, तो एक चक्र चलता है जिसका नाम होता है ज़ैंथोफिल चक्र। वो इसको हम लोग बोलते हैं हाई लाइट इंटेंसिटी, यानी कि उच्च तीव्रता का जो प्रकाश आता है उससे बचाने की कोशिश करता है। साथ साथ में ज़ैंथोफिल वर्णक का भी यूज करेगा, और साथ साथ में D1 प्रोटीन का भी यूज करेगा। इसको वो धीरे धीरे क्या करने लग जाएगा, D1 प्रोटीन को खत्म करने लग जाएगा, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में बना करके रखता है प्लांट अपने पास में, ताकि जब कभी ऐसी स्थिति आए तो प्लांट अपने आप को बचा पाए। देखिए, जिसमें भी जीवन है या जो जीवित है, जब भी उसके प्रतिकूल परिस्थितियाँ आएंगी वो बचने की कोशिश करेगा।
दो ही तरीके होंगे, या तो मर जाएगा वहाँ पे या फिर अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। यही नियम है, उत्तरजीविता का यही नियम है। और जो बचा सकता है वो बचा रह जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा, जो नहीं है वो खत्म हो जाएगा, उसकी बात वहीं पे खत्म हो जाएगी, तो हम लोग उसकी बात करेंगे भी नहीं। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का जिन्होंने इस वीडियो को देख रहे हैं, और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाइएगा। अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, इसको वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास में जो भी स्टूडेंट हों उसको शेयर कीजिएगा। और साथ साथ में यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो प्रोत्साहन बढ़ा करके ये भी कहिएगा कि सर इस, आप लोग कमेंट में बॉक्स में मैसेज भी डाल दीजिएगा कि सर इसके और वीडियो बनाइए, और अलग अलग टॉपिकों में। मैं जिस प्रकार से 11th के बना रहा हूँ उसी प्रकार से मैं 12th की भी कोशिश करूँगा बनाने की। अभी तक डिमांड 12th की नहीं आई है, इसलिए हम लोगों ने 12th का नहीं बनाया है। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का, और हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार करते रहिए। हम लोग कोशिश करेंगे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए ही काम करें यहाँ पे। इसके अलावा और कोई भी जो हम लोग कहते हैं अनर्गल या व्यर्थ चीज़ें हम लोग यहाँ पे डालने की कोशिश नहीं करेंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी सरल से सरल मैं चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँ। मैं भी इंसान हूँ, यदि कहीं मुझसे गलती हो जाती है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और भूल सकते हैं, इंसान है, कहीं पर भी कभी कोई चीज़ भूल गया हूँ तो मैं उसके लिए भी माफ़ी चाहूँगा। धन्यवाद आप सभी लोगों का।